कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस है मेरे लिए। पहला सजेशन है सर, क्वेश्चन बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करवाइए। नेक्स्ट, ट्रिक्स टू डायरेक्टली सॉल्व द प्रॉब्लम, और स्लो डाउन द स्पीड, जो बहुत कॉमन है कि स्पीड थोड़ा स्लो करना, वो मुझे पता है। और एक बच्चे ने लिखा था कि सर आप 2 घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ा देते हैं। हाँ, कम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, अब टाइम आ गया है कम पढ़ाने का। ठीक है, टेक ब्रेक्स, क्लास इज एट सेम पेस, वही चीज है। और एक और चीज है कि मतलब जो एक्सप्लेन कर रहे हैं और लिखा रहे हैं वो अलग अलग करिए, मतलब पहले एक्सप्लेन या फिर लिखा दीजिए, फिर लिखा के एक्सप्लेन का, ऐसा कुछ। और क्या है तुम्हारा? कुछ बच्चे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं आफ्टर द कोर्स एंड्स, तो वो डिपेंड करता है तुम्हारे इंटरेस्ट पे। हम तो हमेशा तैयार रहते हैं पढ़ाने के लिए, हर साल बोलते हैं पढ़ा देंगे, लेकिन पता चलता है कि कोर्स खत्म, फिर बच्चे गायब। हाँ, एक और दिक्कत है बेचारे बैक बेंचर्स को, कि हम उन पे फोकस नहीं करते हैं। बैक बेंचर्स का कहना है कि बैक बेंचर्स पे फोकस, देखो होता हुआ क्या था कि पहले हम पीछे जाते थे, लेकिन बीच में क्या आ गया, कोरोना आ गया। तो फिर ऑफिशियल नोटिस आया कि बच्चों के बीच में ज्यादा नहीं घुसना है, दूर दूर से पढ़ा के निकल लेना है। तो हम इसे फॉलो करते थे, अब कोशिश करेंगे फिर बैक बेंचर्स पे भी ध्यान देने का। और एक और चीज है, लुक एट हिम हु डज नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। देखो ये हमको कैसे पता चलेगा कि तुमको समझ में आया कि नहीं। अब तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो या तो इशारा कर दो हमको कुछ। अगर तुम अगल बगल, हाँ, अगल बगल वाले को नहीं बताना चाहते हो कि ये जान जाएगा कि हमको तो समझ में नहीं आया, तो ये हमको बाहर के अगर उल्लू बोलेगा। तो अगर उसको बताना नहीं चाहते, खाली हमको बताना, कुछ तो इशारा रखो, कुछ आइडिया रखो कि हमको समझ में आ जाए कि हाँ तुमको समझ में नहीं आया। हाँ, क्योंकि अगर हम पूछते हैं कि समझ में आया, तो तुम बोल लेते हो हाँ। अब एक एक बच्चे के जाके ऐसे कान में, समझ में आया, समझ में आया, तो ऐसा नहीं होगा ना। तुम सीधे सीधे बोल दो या इशारे कर दो, सर हमको समझ में नहीं आया ये वाला, दोबारा समझा दीजिए। और जहां तक नंबर देने का चीज है, नंबर सब कुछ ठीक ठाक, सारे बच्चों ने लगभग ठीक ठाक दिया हुआ है। हाँ, सारे ने 10 दिया है, एक ने दिया है, हाँ बता दे रहा हूँ, डाउट क्लियरेंस एबिलिटी में जो सबसे लोएस्ट मिला है, डाउट क्लियरेंस एबिलिटी, मतलब मुझे मेरा डाउट क्लियर करने का एबिलिटी में किसी ने मुझे 5 नंबर दिया हुआ है कि सर ठीक से डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं। अब ये मैं इंप्रूव करूंगा, देखूंगा कि क्या क्या दिक्कत आ रहा है। नेक्स्ट एक और है, एबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, इसमें लोएस्ट मिला है 6, मतलब मैं तुमको नहीं समझा पा रहा हूँ, इसको भी मैं इंप्रूव कर लूंगा। और फिर एक है एबिलिटी टू टी हाँ, ये एबिलिटी ऑफ टीचर टू टीच द सब्जेक्ट, इसमें भी 5 मिला है यार। एबिलिटी एबिलिटी ऑफ टीचर टू टीच द सब्जेक्ट, इसमें 5 दिया यार। अब क्या ही करेंगे, लग रहा है फिर से ट्रेनिंग करने वापस कोटा जाना पड़ेगा। जाएंगे जाएंगे, लॉकडाउन खत्म, प्रॉपर खत्म होने दो, फिर कोटा जाकर के एक बार और ट्रेनिंग लेकर के आएंगे। हाँ, और कुछ कुछ बच्चों ने बोला सर थोड़ा चुटकुला और ऐड किया कीजिए। देखो चुटकुला ऐड कर सकते हैं, दिक्कत ये नहीं कि अब सारी चीजें अब रिकॉर्डिंग पे जा रही है। पहले क्या था ना कि 2 साल पहले, नहीं बायो बायो सर टाइप का चुटकुला हमको नहीं आएगा ना। बायो सर है थोड़े डिसेंट कैटेगरी के आदमी, हम उस कैटेगरी में आते नहीं है, क्योंकि मेरा जो चुटकुला होता है या तो थोड़ा मतलब क्लासरूम वाला जो रिकॉर्डेड पर्सन है ना, मतलब अगर रिकॉर्ड हो रहा है, मान लो अभिजीत सर सुन लिए या डायरेक्टर सर सुन लिए, तो ये बोलेंगे बच्चों को बिगाड़ रही है लोग, मतलब हमको बोलेंगे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। उस तरीके के बायोलॉजी सर चुटकुला मतलब जो मारते हैं उनका थोड़ा सा साफ सुथरा क्लीन रहता है, मेरा साफ सुथरा नहीं रहेगा। मेरा जो चुटकुला रहेगा या तो क्रिटिसिज्म होगा, वो किसी का भी हो सकता है कि मजाक उड़ा रहे हैं किसी का, वो भी भयंकर वाला, नंगा कर दिया सीधे, उस टाइप का रहता है। तो वो जब ऑन रिकॉर्ड जाती है ना, तो टीचर का इमेज ऐसे ही खराब हो जाता है, तो हम नहीं करना चाहते हैं अपने तरफ। हाँ, चुटकुला चाहते हो? कोई ना, वो था जो सबसे पहले वाले बैच थे ना, उनसे अगर मतलब उस टाइम तुम लोग होते तो फील करते कि हाँ ये मतलब जो चुटकुला आ रहा है उधर से, आधे चुटकुला तो बच्चों को पहले समझ नहीं आता था, फिर जब समझ में आ जाता तो 2 मिनट बाद हंसना शुरू करते थे। कोई ना, धीरे धीरे हो जाएगा, रिकॉर्डिंग खाली ऑफ होने दो। ऑन रिकॉर्ड जब होता है ना, तो केस जब बनता है ना, वकील लेके आ जाएगा मेरे पास कि सर देखिए आपने कैमरा में ये सब बोला हुआ है।
तो उस टाइम हम क्या काउंटर करेंगे? ठीक है, चलो कहाँ तक पढ़ाए थे? कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन तक नहीं पहुंचा ना अभी? हाँ, जो तुम्हारा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला सेशन है वो स्टार्ट होगा, वो अभिजीत सर अगर क्वेश्चन बना देंगे फिर उस पर हम लोग करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो बुक लाए नहीं होगे, न्यूटन लॉ मोशन का बुक लाए हो? नहीं लाए हो ना, तो फिर हमको पता है नहीं लाए होगे, तो अभिजीत सर को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, वो बनाएंगे क्वेश्चन तो कर लेंगे। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हाथ पे लिख लो। जाओगे फिर आओगे, तब तक सब्जेक्ट चला गया रहेगा। है? जाओ जाओ, मोबाइल ऑन कर लो, उसमें वीडियो देखते जाना। हम्म, हम्म। Combination of resistances. Series combination. बहुत सारे रजिस्टर्स कंबाइन करके एक सर्किट बनाया हुआ, उस सर्किट को सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलेंगे? लिखना इसमें पहला पॉइंट, करंट पासिंग थ्रू, करंट पासिंग थ्रू, current passing through each resistance, current passing through each resistance is the same, current passing through each resistance is the same। ठीक है, जैसे कैपेसिटर में क्या था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज, सब पे चार्ज सेम होता था, यहाँ पे करंट पास होगा रेसिस्टर से, और इसको जो वैल्यू होगी सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हर एक रेसिस्टर से क्या होगा, सेम करंट पास होगा। ठीक है, नंबर 2 में लिखना, पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप या इसको वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं, सेम चीज है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रजिस्टर, each register is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to value of its resistance, directly proportional to value of its resistance। ठीक है, मतलब B कहने का मतलब V जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V जो होगा I सबके साथ, क्योंकि ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है, IR। अगर बहुत सारे रजिस्टर है, सब में करंट सेम है, तो इन दैट केस V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जो कि दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लिखना, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, थर्ड पॉइंट है सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेसिस्टर, सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप across each resistor is equal to, is equal to supplied voltage, is equal to supplied voltage
इज इक्वल टू सप्लाइड वोल्टेज। जैसे हमारे पास अगर ऐसा सर्किट है जिसमें 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं और ये तीनों रेसिस्टर एक सप्लाई के साथ कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल V है। इसका रेसिस्टेंस R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3। यहाँ से जो करंट फ्लो होगा लेट इट बी I, ठीक है। सो यही सेम करंट क्या होगा, फ्लो होगा इधर से वापस बैटरी में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है लेट इट बी V1, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो V2, और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है लेट इट बी V3। अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप V1, V2, V3 दिया हुआ है, तो डायग्राम में दिख रहा है करंट जो है वो क्या है, सेम है। करंट अगर सेम है तो तुम क्या लिख सकते हो, V है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। तीनों के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसका अगर एडिशन करोगे या सम करोगे तो किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ये तुम्हारा पहला। और ओम्स लॉ से क्या लिख सकते हो, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V1 जो होगा इट विल बी I इंटू R1, कॉमा V2 जो होगा I इंटू R2, और V3 जो होगा इट विल बी I इंटू R3। ये सबको एक साथ कंबाइन करके इक्वेशन नंबर 2 बोल। हो गया। कितना पॉइंट हुआ, 3 या 4? 3 हुआ। 3 हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 4th पॉइंट, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसमें लिखना वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, value of resistance of a single resistor, value of resistance of a single resistor, single resistor which can replace, which can replace, which can replace the given combination, which can replace the given combination by taking same current, by taking same current, by taking same current when connected to, when connected to, when connected to same potential difference, when connected to same potential difference। ठीक है, सेम डिफिनेशन जो पहले पढ़े थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के केस में भी ऐसा डिफिनेशन था कि पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस करते हैं जो क्या करता है, उस बैटरी से सेम चार्ज खींचता है। वैसे ही सेम काम ये भी कर रहा है कि तीनों रेसिस्टर को, जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन था, तीनों को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। और इस रेसिस्टेंस का काम क्या होगा, इसका काम होगा कि अगर सेम बैटरी के क्रॉस, सेम बैटरी का क्रॉस मतलब उसी पोटेंशियल के क्रॉस जो कि भी था, अगर कनेक्ट करोगे तो ये कितना करंट खींचेगा, आई करंट खींचेगा। तो अगेन यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे, सो यार वी एस या वी विल बी आई इंटू क्या होगा, आर एस। आर एस, एस यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
सीरीज, एस मतलब सीरीज, इक्विवेलेंट resistance for series combination, and this is your equation number 1 2 3, ये 1 ये 2 ये 3। तो अगर इन तीनों को कंबाइन करोगे 1 2 3 को अगर कंबाइन करते तो मैं क्या मिलेगा, देयरफॉर अगर इन तीनों को कंबाइन करते हो तो V की जगह क्या लिख देंगे, IRS बराबर किसके होगा, I इंटू R1 I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो I कॉमन होकर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो तुम्हें दिखेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, और चूंकि ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, किसी भी पावर कंज्यूमिंग डिवाइस में, क्योंकि ये एनर्जी कंज्यूम करता है, अगर इसको बैटरी के क्रॉस लगा करके रखते हैं तो क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम करेगा ये। और जब भी एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस होता है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे मिलता है, ऐड करके मिलता है। लेकिन जब हमने कैपेसिटर को पढ़ा था, कैपेसिटर क्या है, एनर्जी स्टोर करता है। सेम चीज हमने एक डिवाइस पढ़ा था स्प्रिंग, जो कि मैकेनिक्स में पढ़ा था, वो जो स्प्रिंग है वो भी कैसा है, एनर्जी स्टोर करता है या कंज्यूम करता है, स्टोर करता है। तो वहां पे जो फॉर्मूला आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में और कैपेसिटर में जो फॉर्मूला आया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो क्या था, सेम सेम था, विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट, रेसिस्टेंस। क्यों, क्योंकि ये कैसा डिवाइस है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो अभी अगर कंफ्यूजन हो कि कौन सा यूज करेंगे तो फिर कोई एक याद कर लेना, या तो पावर कंज्यूमिंग का याद कर लो या फिर पावर स्टोरिंग या एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस का याद कर लो। एक का याद करोगे फिर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ई में लिखना, पावर कंज्यूम बाय द पावर कंज्यूम बाय द कॉम्बिनेशन। पावर थोड़ा सा रिकॉल करवा देना और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पावर जो कंज्यूम होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है, या फिर एक और इसका फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाई आर। पावर कंजम्पशन निकालने के लिए किसी रेसिस्टेंस से या तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर नीचे वाला फॉर्मूला कर लो। यहाँ पे आई गिवन होगा, रेसिस्टेंस गिवन होगा, यहाँ पे वी गिवन होगा और रेसिस्टेंस गिवन। देखा, अब इस केस में जो करंट है वो सारे रेजिस्टर से क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, क्योंकि अगर पावर निकालोगे P विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। जो पहले ने कंज्यूम किया, जो दूसरे ने कंज्यूम किया, जो तीसरे ने कंज्यूम किया, उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल पावर किसका मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन का। और अगर पावर वन देखोगे, P1 देखोगे तो इट इज व्हाट, आई स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर R3। ठीक है, तीनों का लिखा, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है आई स्क्वायर, और दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और देखो इस R1 प्लस R2 प्लस R3 किससे रिप्लेस कर सकते हो, RS से। तो कभी भी पावर निकालना हो सीरीज कॉम्बिनेशन का तो इट कैन बी सिंपली गिवन एज आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या है, करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाइड बाई RS। ये पावर दे देगा तुमको। समझ में आ रहा है, तो यह जिसको नहीं समझ में आया आराम से बता दो, धीरे से चुपके से, बाकियों को नहीं पता चले।
नोट में लिखना है 2 रेसिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर 2 रेसिस्टर हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो जो भी यहाँ से फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर 2 रेसिस्टर एक बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ, ये R1 R2, इसको हमने कनेक्ट करा किससे, बैटरी से, तो इसके ड्रॉप, इसके अक्रॉस ड्रॉप आएगा कितना V1 और इसके ड्रॉप अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है V2। तो सबसे पहले अगर यहाँ RS निकालोगे तो कितना होगा, RS भी दोनों का एडिशन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकालना क्या है तुम्हारा, वोल्टेज निकालना है। जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कैलकुलेट करना होता है, और वोल्टेज ड्रॉप सेम फॉर्मूला तुमने देखा होगा, हमने इस तरीके का फॉर्मूला याद कहाँ करा था, कैपेसिटेंस में भी याद करा था कि अगर 2 कैपेसिटेंस है सीरीज में तो वोल्टेज निकाला तो उसके क्रॉस या कितना स्टोर हो रहा है वो निकाला था। तो अभी जस्ट यहाँ पे तुमने देखा कि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सेकेंड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होगा हर एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके रेसिस्टेंस। सो V1 की वैल्यू जो यहाँ होगी, V1 विल बी सिंपली R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू सप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज जो अप्लाई करा तुमने, ये वोल्टेज अप्लाई करा है, ये बैटरी का वोल्टेज है, यहाँ रख दो। और V1 किसके अक्रॉस ड्रॉप है, R1 के अक्रॉस, तो इट विल बी गिवन बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, जो कि कैपेसिटर के केस में उल्टा था। कैपेसिटर के केस में अगर V1 निकालते थे ऊपर फॉर्मूला में क्या आता था, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V, लेकिन अगेन ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, उसके रेस्पेक्ट में उल्टा हो जाएगा। तो अगर V2 कैलकुलेट करोगे, V2 के रेस्पेक्ट में यहाँ क्या होगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई सप्लाइड वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज कितना है, V है, या बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। और इस केस में करंट तो सेम फ्लो होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो पहले अगर करंट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली वोल्टेज पूछ रहा है, तो हमें करंट कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तुमसे क्वेश्चन में करंट नहीं पूछ रहा है तो क्यों कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट उस तरीके से भी जा कर सकते हो कि सर्किट में पूरा करंट निकाल लिए, फिर करंट निकालने के बाद इससे जो पास करेगा V इज इक्वल टू I इंटू R1 करके निकालेंगे, तो V1 उससे भी आ जाएगा, V2 आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कैलकुलेशन एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ से कितने स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, एक स्टेप में, जो भी दिया होगा पुट करो, आंसर दिख जाएगा। और बड़ा वाला सर्किट दिया हुआ है, बहुत लार्ज सर्किट अगर दिया हुआ है तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम कोशिश कैसे करते हैं कि उसको 2 पार्ट में ब्रेक करके करें। जैसे कैपेसिटर केस में भी हमने करा था ना, कि कॉम्बिनेशन को ब्रेक कर रहे थे 2-2 के पार्ट में, और 2-2 के पार्ट में जब ब्रेक कर रहे थे तो वोल्टेज कितना होगा, चार्ज कितना स्टोर होगा वो पता चल जाता था। वही सेम प्रोसेस इधर अप्लाई करोगे, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बात खत्म हुई सीरीज कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 इज पैरेलल कॉम्बिनेशन से में अब तुम पहला जो पॉइंट है वो खुद से सोचो क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखे, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। पिछले वाले केस में करंट थ्रू ईच रेसिस्टर क्या हो रहा था, सेम। इसमें जो पहला पॉइंट याद रखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक रेसिस्टर से, हर एक रेसिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा दैट विल बी सेम। तो लिख लो पहला पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, potential drop across each resistor, potential drop across each resistor is same, potential drop across each resistor is same। नंबर 2 से क्या पता करेंगे, करंट का इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब पोटेंशियल सेम हो गया तो दूसरी चीज क्या बचा कि किस रेसिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। क्योंकि पिछले वाले में सेम करंट पास हो रहा था इसलिए वोल्टेज पे ज्यादा ध्यान दिए थे, इसमें सेम वोल्टेज है तो किस पे ध्यान देंगे, करंट पे ध्यान देंगे। और करंट का क्या रिलेशन होगा रेसिस्टर के साथ,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जिस भी ब्रांच में रेसिस्टेंस ज्यादा होता है उस ब्रांच में करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। सो लिखो इसमें नंबर 2 में करंट थ्रू रेसिस्टर, करंट थ्रू रेसिस्टर, करंट थ्रू रेसिस्टर is inversely proportional to, current through resistor is inversely proportional to, is inversely proportional to value of resistance, current through resistors is inversely proportional to value of resistance, value of resistance of each resistor, value of resistance of each resistor। यहाँ रेसिस्टर जो है ना, वही तुम्हारा कंडक्टर जो है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जब वो किसी डिवाइस किसी सर्किट में लग जाएगा ना तो उसको कंडक्टर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टर बोलेंगे। और रेसिस्टर का जो प्रॉपर्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिसको सर्टेन वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओम, ओम के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज आई जो होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। हो गया। थर्ड बताओ क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्या होना चाहिए, आई इज इक्वल टू, हाँ मतलब हर एक रेसिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सम करोगे, हर एक रेसिस्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है उसका सम करोगे तो दैट विल गिव टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी कितना चार्ज सप्लाई कर रहा है वो कैसे पता चलेगा, हर एक रेसिस्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ करंट थ्रू ईच रेसिस्टर, sum of current through each resistor, sum of current through each resistor is equal to sum of current through each resistor is equal to total current is equal to total current supplied by the battery, supplied by the battery। और ये जो चैप्टर है ना इसमें हम मोस्टली क्या किससे डिस्कस कर रहे हैं, पूरा का पूरा डीसी करंट का ही बात कर रहे हैं, क्योंकि एसी के लिए एक अलग से चैप्टर बना हुआ है। जो भी एसी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको डिस्कस करने के लिए एक अलग चैप्टर है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कौन से करंट की बात करेंगे, डीसी करंट की बात करेंगे, ठीक है। सो अगर सर्किट बनाओगे जैसे, अब देखो इसमें होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल पॉइंट कितने होंगे, 2 होंगे, और इसी दोनों के बीच में सारे डिवाइस कनेक्टेड होंगे। और अगर रेसिस्टर है तो सारे जो रेसिस्टर होंगे वो कहाँ कनेक्टेड होंगे, इसी 2 पॉइंट के बीच में। और इस दोनों पॉइंट के बीच में हमने क्या कर दिया, कनेक्ट बैटरी। अब ये जो बैटरी है ये पावर सप्लाई करेगा। अब देखो ए और बी के बीच में सारे कनेक्टेड है, सारे जो रेसिस्टर है R1, R2 और R3 कहाँ कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में। तो अगर ए का पोटेंशियल 10 है, बी का पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, 10 का। तो 10 का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस भी, 10 का इसके अक्रॉस भी, 10 का इसके अक्रॉस भी। एक्चुअली में वो बैटरी डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल ड्रॉप होना कितना चाहिए। इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है भी पोटेंशियल का। तो यहां से अगर करंट फ्लो हो रहा है आई, बैटरी ने टोटल करंट कितना सप्लाई करा, आई सप्लाई करा, ये करंट जाके डिवाइड हो गया I1 में, I2 में और I3 में। और कितना डिवाइड होगा, किस तरीके का डिवीजन होगा, दैट विल डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, I3 कितना होगा, वो डिसाइड करेगा वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। तो यहां से तुम्हारे पास जो इक्वेशंस आएंगे, I जो होगा कितने के बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा, V जो होगा, V
V बराबर होगा I1 R1, यही बराबर होगा I2 R2, यही बराबर होगा किसके I3 R3। तो ये हर एक के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेम है। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का क्या क्या होता है? ये जो 3 रेसिस्टर है इसकी जगह कितना रेसिस्टर लाएंगे? एक रेसिस्टर। और अगर इसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट करें तो कितना करंट खींचना चाहिए? आई के बराबर करंट खींचना चाहिए। मतलब यहाँ पे सेम बैटरी के क्रॉस एक रेसिस्टर लगा है जिसका जिसका रेसिस्टेंस आरपी है। पी रिप्रेजेंट्स व्हाट? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर उसी बैटरी के क्रॉस लगाओगे, घी के क्रॉस लगा रहे हो, तो यहाँ से करंट जो जाएगा वो कितना होगा? आई होगा। और ओम्स लॉ अगर यहाँ पे अप्लाई करोगे, therefore या सो V जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? I इंटू आर पी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। और अगर 1 2 3 को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, इन दोनों को यूज करके यहाँ से V की वैल्यू यहाँ, I1 की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, I2 की वैल्यू यहाँ, I3 की वैल्यू यहाँ, और उधर से I की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो तुम्हें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 I की जगह क्या लिखेंगे? V बाई आर पी बराबर I1 की जगह क्या लिखोगे? I1 की जगह लिखेंगे V बाई R1 प्लस I2 की जगह क्या लिखेंगे? V बाई R2 ला करके डिवाइड कर दो प्लस V बाई R3। सो V दोनों तरफ कॉमन होकर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इस साइड से V कॉमन करो, इस साइड एक V बचा है, कैंसिल आउट कर दो। सो RP जो होगा इट विल बी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अगेन रेसिप्रोकल जो होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टर का, वो किसके बराबर होगा? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेसिस्टेंस। ठीक है, हटा दे। पावर लिखो। पावर कैलकुलेट कर पाओगे? ट्राई करो खुद से। पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट हेडिंग है पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। बी स्क्वायर बाई पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन, या पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन भी ठीक है। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन या पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन। तीन रेसिस्टर है, तीनों पावर खाएगा। तीन रेसिस्टर है ना तुम्हारे पास, तीनों पावर खाएगा। तो हर एक के लिए पावर निकाल करके अगर ऐड कर दे तो क्या दे देगा तुमको? पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्योंकि R1 लगा था, R2 लगा था और R3 लगा हुआ था। बस सोचना क्या है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करें, आई स्क्वायर वाला यूज कर लें या फिर V वाला यूज कर ले। तो यहाँ पे V सबके अक्रॉस जो है ना वो सेम है। पोटेंशियल ड्रॉप जो आ रहा है वो सबके अक्रॉस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला सीधे यूज कर लेंगे। तो पावर अगर तुम्हें निकालना है ई पॉइंट के लिए, तो अगेन इट विल बी P1 प्लस P2 प्लस P3। और P1 को लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई R1 प्लस V स्क्वायर बाई R2 प्लस V स्क्वायर बाई R3। V स्क्वायर कॉमन करोगे तो बचेगा क्या तुम्हारे पास? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R3। और इस पूरे टर्म को किससे रिप्लेस कर सकते हो? 1 बाई RP से। सो इट विल बी V डिवाइडेड बाई RP। तो कभी भी
पावर कंजम्पशन निकालना है किसी तरीके के कॉम्बिनेशन से, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो और फिर फॉर्मूला यूज कर लो। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो आई स्क्वायर आर एस, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर पी। क्यों कर रहे हैं वी स्क्वायर? तो ये पोटेंशियल क्या है, सबके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम है। पिछले वाले केस में आई क्यू यूज कर रहे हैं, करंट सबके अक्रॉस सेम है। ठीक है, नोट में लिखना। टू रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो रेसिस्टर लगा करके रखे हो, फिर यहाँ से भी जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या रखेंगे, डायरेक्टली याद रखोगे। दो रेसिस्टर कुछ इस तरीके से लगा हुआ, ये दोनों जो रेसिस्टर है ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, सेम होगा। बैटरी भी से कनेक्ट करे हो, यहाँ R1 और इधर R2, इधर से करंट फ्लो हो रहा है I2 और इधर से करंट फ्लो हो रहा है I1, लेकिन बैटरी जो करंट टोटल सप्लाई कर रहा है वो कितना कर रहा है, I सप्लाई कर रहा है। तो अगर तुम्हें RP कैलकुलेट करना है, RP विल बी सिंपली R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे। जब भी दो पैरेलल रेसिस्टेंस दिया होगा तो फिर 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 R2 वो सब करने का जरूरत नहीं है, सीधे ये फॉर्मूला यूज कर लो। RP इज इक्वल टू व्हाट, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। नेक्स्ट काम क्या होगा तुम्हारा, यह कैलकुलेट करना कि R1 से कितना करंट फ्लो हो रहा है और R2 से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और तुम्हें अगर याद है तो सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा, कि जो भी करंट होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेसिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सो अगर I1 तुम कैलकुलेट करना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या आएगा, R1 ऊपर आएगा या R2 ऊपर आएगा, R2 पर आएगा। क्यों, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। अगर इससे करंट निकालना चाहते हो तो ऊपर कौन आएगा, R2 आएगा। तो इट बी R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू इंटू आई, ये टोटल करंट। भी मत लिख देना, तो ये निकालना क्या है, क्योंकि इसको डायमेंशनली भी देख सकते हो। ये रेसिस्टेंस नीचे भी क्या है तुम्हारा रेसिस्टेंस, ओम ओम कट जाएगा, या किसका यूनिट होना चाहिए, करंट का होना चाहिए। तो भी मत रख देना। वैसे ही अगर I2 निकालोगे, I2 निकालने के अगेन दो तरीके हैं। अगर I1 निकाल चुके हो तो टोटल में से माइनस कर दो, या फिर फॉर्मूला यूज कर लो। क्या होगा, R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू टोटल करंट। समझ में आ रहा है? तो बताओ तो, कुछ बोल ही नहीं रहा। हो गया, हटा दे। आप लिए हो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिख लो। इसमें क्या होता है, RS जो होगा, RS की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन R1 एंड R2 एंड R3। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, R1 R2 और R3 तीनों से ज्यादा होगा। ठीक है, तो कभी कभी ना ऑप्शन देख करके ऐसे मैच हो जाता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे दे दिया कि 10, 5 और 15 को हमने कौन से कॉम्बिनेशन में करेक्ट किया, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ऑप्शन में ये तीनों भर देगा और एक चौथा ऑप्शन कर देगा जो इन तीनों का एडिशन होगा, तो वहां से टिक कर सकते हो। अलग से वो करने का जरूरत नहीं है। और बी में क्या होगा, आरपी, आरपी विल बी लेस देन R1 R2 एंड
R3। Rp की जो वैल्यू होगी वो तीनों से कम होगी, यानी जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। सी में लिखेंगे n रेसिस्टेंस, n identical resistance in parallel, just it is n identical अगर सीरीज में n आइडेंटिकल रेजिस्टर लगा करके रखे हो तो आर इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, कहाँ से पढ़ लिए हो? n इंटू आर। आइडेंटिकल रेसिस्टर किस में लगा हुआ है? सीरीज में। तो आर एस जो होगा, कुछ और याद कर लिए हो क्या? किसी क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए हो तुम? चलो सर कहीं पूछेंगे चिपका देंगे। डी। नेक्स्ट क्या होगा? एन आइडेंटिकल रेसिस्टर इन पैरेलल। आर बाई एन करते हैं ना, आर पी जो होगा इट विल बी आर बाई एन, जो कि कैपेसिटर का क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है, क्योंकि कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था? जस्ट इसका अपोजिट पढ़ा था। तो कोई एक याद रखना, या तो कैपेसिटर, अगर तुम्हें कैपेसिटर पसंद है तो कैपेसिटर से रिलेटेड सारे फॉर्मूला याद रख सकते हो, और वही सेम चीज रेसिस्टेंस में अगर क्या कर देना, पलट देना, उल्टा कर देना। मतलब जो पैरेलल के लिए याद करे हो सीरीज में लगा देना, जो सीरीज के लिए याद करे हो वो पैरेलल में लगा देना, क्योंकि दोनों याद करोगे ना फिर होगा कंफ्यूजन। दोनों अगर याद करोगे फिर एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो फिर क्या होते हैं, बच्चे पागल हो जाते हैं, कंफ्यूज होकर के गलती करके आ जाते हैं। अब यहां से बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो बारी बारी से करेंगे। तो लिखना, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना। इसमें लिख लियो ना ये सब? आगे बढ़े, इजाजत है? चलो फिर लिखो, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, टू वायर्स, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल, two wires of same material having same length, having same length। इतना तक रुक जाओ पहले। अगर सेम मटेरियल बोल दिया तो क्या कांस्टेंट रहेगा? रो और सिग्मा कांस्टेंट होगा। तो सेम मटेरियल ले दिया तो पहले ही सवाल पढ़ते ही दिमाग में चमक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा सवाल पढ़ रहे हैं फिर पागल जैसे रो 1 रो 2 करके बैठे हुए हैं। टू मटेरियल दिखते ही क्या चमकना चाहिए कि रो जो होगा वो हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। हाँ, so two wires of same material having length in the ratio of 1:2, having length in the ratio of 1:2 and diameters, and diameters and diameters in the ratio, and diameters in the ratio 2:1, 2:1। इस टू मतलब समझते हो ना? इसको कैसे बोलते हो बांग्ला में? बांग्ला में इस टू ही बोले थे। बड़े डेवलप्ड लोग है यार। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में अनुपात बोलते हैं। हाँ, अनुपात भी बोलते हो। 2:1 are connected with a cell, are connected with a cell, are connected with a cell। कौन सा सेल? नहीं, बैटरी वाला। बैटरी वाला मतलब बायोलॉजी वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला। कनेक्टेड विद अ सेल। नहीं, सेल के पास भी एनर्जी होती है ना यार। सेल के पास एनर्जी होती है, किस फॉर्म में? पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन के चलते आता है। फील्ड कौन सा होता है फिर? हाँ, फील्ड कौन सा होगा वहां पे? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फील्ड। कैसा फील्ड? कंजर्वेटिव इन नेचर। तो कौन सा फील्ड आता है फिर? सेल के अंदर कैसा फील्ड बनता है? पूछो बायोलॉजी।
नहीं, बायोलॉजी सर जो पढ़ाते हैं उन्हीं से काम चलाओ, वो एटीपी एडीपी वो टिप से काम चलाओ, पोटेंशियल एनर्जी मत लो। क्या बायोलॉजी? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना फिर। पढ़े यार, 10th में फिर भूल गया ना, अब सब याद थोड़े रहेगा। कहा थे सेल के बाद कुछ बोले हैं, विद सेल ऑफ 6 वोल्ट, of 6 volt and internal resistance 6 volt are connected with a cell of 6 volt and internal resistance of 1 ohm, of 1 ohm, then find ratio of potential drop, then find ratio of potential drop across these wires, then find the ratio of potential drop across these wires. हाँ, नहीं, कुछ भी बोल देते हो बिना कैलकुलेशन करे, कहाँ कैलकुलेट करे हो? क्या हुआ, नहीं सोच पा रहे हो? सोचो सोचो, कुछ तो सोचो। नहीं समझ में फिर भी कॉपी पेस्ट से कुछ कुछ लिखते रहो। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं फिर नेक्स्ट वो करे तो लिख दो कि एबिलिटी ऑफ टीचर टू मेक यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, फिर मिले 5। है कुछ 1:2 कैसे बोले थे, फिर आंसर रट लिए थे। हाँ, कितना बोले थे तुम? कैसे कहाँ से बोले थे? कहाँ कहाँ से सवाल का आंसर रट के आ जाते हो? कि कोई भी सवाल देंगे कुछ तो हम बोल ही देंगे, क्या पता टकरा जाए किसी के क्वेश्चन से। तुम ला करके बैठे हुए हो, फिर आगे तो करो। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे? देखो कह रहा है 2 वायर है, एक वायर ये, एक वायर ये, इसके क्रॉस हमने क्या करा है, एक बैटरी कनेक्ट करा है, और वो जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला है ना वो धोखा है। वो क्या कर रहा है, तुमको डरा रहा है, उससे डरने का जरूरत नहीं है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये पूरा जो है ना ये बैटरी है, इस बैटरी के क्रॉस क्या कनेक्टेड है, 2 रेजिस्टेंस R1 और R2 कनेक्टेड है। तो अब क्या होगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा V1 और दूसरे वाले के ड्रॉप अक्रॉस ड्रॉप होगा कितना, V2। तुमसे पूछ क्या रहा है, V1 और V2 का रेशियो तुमसे पूछ रहा है, V1/V2 का रेशियो। हाँ, और सीरीज कॉम्बिनेशन में भी जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस के वैल्यू पे। तो V1/V2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, R1/R2 के। और रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, LR²। रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली, एरिया के इनवर्सली, और एरिया के अंदर घुस के देखोगे तो रेसिस्ट ये आर क्या है तुम्हारा, आर रेडियस या फिर डायमीटर। क्योंकि रेशियो लोगे ना तो डायमीटर का 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से अगर देखोगे R1/R2 कितना होगा, L1/L2 इंटू R2/R1 का होल स्क्वायर होगा, तो दिया हुआ है। सो V1/V2 कितना हो जाएगा, L1/L2 इंटू
R2/R1 स्क्वायर, जो जो दिया हुआ है वो पुट कर दो। अगर L1/L2 का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1/2, तो 1/2 रख दो। यहाँ डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करके रखेगी, ऐसे ही रख दे, ऐसे ही रख दोगे ना, क्योंकि 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर अंदर कट गया, तो रखो या ना रखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो भी रेशियो दिया डायमीटर का, वही रेशियो किसका हो जाएगा, रेसिस्टर का। कितना रेशियो दिया हुआ, 2:, अच्छा उलट जाएगा तो 1/2, क्योंकि उल्टा दिया हुआ है तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि L1/L2 R1/R2 2:1 है, तो R2/R1 कितना हो जाएगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो तो V1/V2 होगा तुम्हारा 1/8। कोई है इशारों वाला जिसको नहीं समझ में आ रहा, कर रहा है कोई इशारा, कर लो यार। मेरे से मत शर्माना, शर्म आता है ना किसी को मेरे से, है नहीं आता है ना, हाँ मेरे से मत शर्मा। हाँ शर्मा है नहीं, बताओ। हो गया, हटा दे इसको, लिखो नेक्स्ट। ऑनलाइन वालों को सुनाई दे रहा, सर। समझ में आ रहा हाँ है सर। कुछ, हाँ सर। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। V1/, हाँ तो रेशियो लो, नीचे वाला कट जाएगा, हाँ अब भी कट जाएगा, हाँ तो वही तो लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ देखो तो क्या लिखा हुआ है, 1/8, क्योंकि लेंथ में कन्वर्ट किया ना। R1 R किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और रेडियस पे, तो R1/R2 का रेशियो निकाले लेंथ और रेडियस से, तो फिर इतना आया, वो चीज कहाँ पुट कर सकते हैं, इसके सामने पुट कर सकते हैं। आ गया समझ में, और कोई किसी को दिक्कत की क्या कर रहे हैं, सबको समझ में आ गया, चलो फिर ठीक है, मान ले रहे हैं क्या आ रहा है सबको समझ में। लिखो नेक्स्ट, द रेसिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स, द रेसिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स, हाँ the resistance of two conductors in series, the resistance of two conductors in series is, the resistance of two conductors in series is 40 ohm, the resistance of two conductors in series is 40 ohm, and 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 in parallel, it is 7.5 ohm, and in parallel it is 7.5 ohm. Then find value of, then find value of resistances, then find value of resistances ठीक है। इसके लिए ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन 1 में लिखना R1 इक्वल्स टू 30, R1 इक्वल्स टू 30, R2 इक्वल्स टू 40, R1 इक्वल्स टू 30, R2 इक्वल्स टू 40, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 में लिखना R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20, R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू 20। ऑप्शन नंबर 3 लिखना R1 equals to 30, R1 equals to 30, R2 equals to 20, and option 4 R1 30, R2 10. R1 option D.
अब तुमको इसमें समझ में आ रहा है होगा कि ऑप्शन दिए क्यों है, तो इससे पहले कोई सवाल में ऑप्शन देते थे नहीं? आए इसीलिए तो दिए हैं कि चेक कर लो क्या होगा। अब देखो इसमें क्या है ना कि अगर ऑप्शन से देखोगे, दो तुम्हारे पास रेसिस्टर है R1 R2 है, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ रहा है 40। यानी अगर R1 प्लस R2 करे तो 40 मिलना चाहिए, तो सीधे कहाँ चले जाओ, ऑप्शन के पास चले जाओ। ठीक है, ऑप्शन के पास जाओगे तो तुम्हें क्या दिखेगा कि ऐसे दो ही ऑप्शन है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें जब दोनों का ऐड कर रहे हैं तो 40 हो रहा है। ठीक है, एक 20-20 वाला और एक 30-10 वाला, यही है ना। अब 20-20 के साथ दिक्कत क्या है कि आइडेंटिकल है, तो उस केस में जब हम आरपी निकालते हैं तो कितना हो जाता है, 20 डिवाइडेड बाई 2। आरपी केस में जब आइडेंटिकल रेजिस्टर कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, एक का रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, तो टोटल नंबर कितना है 2 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 ओम। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आरपी कितना होना चाहिए 7.5 होना चाहिए, यानी ऑप्शन एक जो बचा है वही आंसर होगा। कैलकुलेट करके चेक करने का जरूरत भी नहीं है, सीधे क्या करेंगे ये टिक करके निकल लेंगे। अब इसमें क्या होता है ना, अगेन एग्जाम टाइम में बैठते हैं तो फिर कभी कभी ये दिमाग में नहीं आता है कि यहाँ से ऑप्शन चेक कर ले सीधे, क्योंकि तुम्हारे पास तो सब ऑप्शन, यहाँ तो ऑप्शन दे दिए तो तुमको लग गया कि हाँ जरूर कुछ ऑप्शन से खेल होगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबका ऑप्शन दिया रहता है, तो ये दिमाग में टिक नहीं कर पाते हो। अब इसमें क्या करोगे, अगर सॉल्व करते हो तो R1 प्लस R2 कितना होगा 40, और R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 कितना होगा 7.5 होगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर ये वाला टर्म यहाँ पे पुट करोगे तो R1 R2 कितना हो जाएगा 300। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है तुम्हारा 2 है। अब देखो, अब किसी ने इसके बाद भी गलती करने की कोशिश की ना, अब इसके बाद सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद तुमने दिमाग लगाया कि इसको एकदम एग्जैक्टली सॉल्व कर ले तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ से उठा करके यहाँ रखते हो तो R2 में क्वाड्रेटिक बनेगा, और अगर R2 की वैल्यू यहाँ से उठा करके इधर पुट करते हो तो R1 में क्वाड्रेटिक बनेगा। जो सॉल्व करते करते तुम टाइम वेस्ट कर दोगे कितना 5 मिनट। सबसे कम जिसका स्पीड बहुत तेज है वो करेगा 3 मिनट में, जो कि टाइम वेस्ट है। यहाँ तक पहुंचने के बाद भी ना तुम ऑप्शन चेक कर सकते हो, यहाँ तक पहुंचने की बाद भी क्या कर सकते हो ऑप्शन चेक कर सकते हो। यहाँ पे पहुंच के रुक जाओ, R1 प्लस R2 40 होना चाहिए, लेकिन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए 300। तो 20-20 तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि 20 इंटू 20 कितना होगा, तो 30 इंटू कितना होगा 30 इंटू 10 300। तो यहाँ तक पहुंचने के बाद भी चेक कर लो, नहीं तो स्टार्टिंग में अगर क्लिक कर गया कि डायरेक्टली बाई ऑप्शन कर सकते हो तो उधर से कर लेना। कभी कभी तुम्हारे लिए इधर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, इधर से चांसेस होते हैं पूछने के लिए, क्योंकि ऐसे ही बच्चे फिजिक्स का नाम लेकर के डरे रहते हैं, तो आसान सवाल भी पूछ देता है। इनको लगता है यार सर बहुत कैलकुलेटिव था, ये करने में ही हमारा 5 मिनट चला गया, लेकिन जाना नहीं चाहिए था। चलो अब खेलते हैं सांप सीढ़ी, मतलब सीढ़ी वाला थोड़ा क्वेश्चन। सीढ़ी वाला क्वेश्चन इसमें आता है बहुत ज्यादा तुम लोगों से, तो लिखना फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of the given circuit, find equivalent resistance of the given circuit and current supplied by the battery and current supplied by the battery and एक तीसरा भी ऐड कर दो and potential drop across 2 ohm resistor, potential drop across 2 ohm resistor। ठीक है, सर्किट दे करके तुमसे 3 टाइप का सवाल पूछ सकता है, वो तीनों मैंने एक ही में कंबाइन कर दिया। सर्किट दे करके या तो तुमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर कितना करंट पास हो रहा है किसी पर्टिकुलर ब्रांच में वो पूछ सकता है, और नहीं तो
फिर किसी गिवन रेसिस्टर के क्रॉस कितने का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी पूछ सकता है। वो तीनों एक साथ कर दिए हम, देखो ड्रॉ करो डायग्राम। क्या बात कर रहे हो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ बताओ तो, अभी भी बात कर रहे हैं। बैटरी कितना करंट सप्लाई कर रहा है वो पता करना। 2 ओम, इसके अक्रॉस जो, इसके अक्रॉस क्या निकालना था, वोल्टेज या फिर करंट? पोटेंशियल ड्रॉप निकालना। देखो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन है ना, तो फिर तुम्हें स्टेप वाइज डायग्राम बनाना पड़ता है, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो गलत होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे। जैसे अगर ये भी जो भी दिया हुआ है, इसको एक तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रेसिस्टर होंगे जो एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे, पैरेलल में होंगे, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे होंगे। तो करना क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। अगर डायग्राम को ठीक से देखोगे तो तुमको पता चल जाएगी कोई ना कोई दो रेसिस्टर क्या है, या तो सीरीज में या फिर पैरेलल में। इसमें देख के बताओ कौन सा दो रेसिस्टर ऐसा है जो सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। कौन सा, कौन सा सीरीज या फिर पैरेलल में है? ये 4 और 2 कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज में। क्यों? क्योंकि अगर इधर से करंट जा रहा है, मान लो इधर से करंट आई जा रहा है, तो वही सेम करंट किधर से पास होगा, 2 से भी पास होगा। अगर यहाँ से करंट जाता तो सेम करंट किधर से पास होता, इधर से पास होता। और इसके बीच का जो पोटेंशियल है और इसके बीच का जो पोटेंशियल है दोनों अलग अलग है। करंट सेम पास कर रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो कैसा होगा, सीरीज। यानी नेक्स्ट जो डायग्राम बनाएंगे ना, इसको रिड्यूस कर सकते हो। इसको क्या करोगे, इस ब्रांच में 2 रजिस्टर, उसकी जगह कितना रजिस्टर ऐड कर दोगे, एक। उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी 6। तो अभी इसको थोड़ा रिड्यूस करके लिख रहा है, तो एक ये लगा करके रखा, एक ये लगाया, ये तुम्हारा कितना है 3। इसके सामने क्या लगा हुआ है, एक दूसरा 3। लेकिन इसके सामने अब इन दोनों की जगह क्या से रिप्लेस कर देंगे, 6 से रिप्लेस कर देंगे। यानी ये जो है तुम्हारा फाइनल सेकेंड वाला डायग्राम है, मतलब इसको रिड्यूस करके यहां तक पहुंचे। तो ये 4, ये भी 4, और ये है तुम्हारा 6 ओम। और ऐसे ही करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना। क्या होगा, हाँ 1 क्या, वोल्टेज बता रहे हो, करंट बता रहे हो, 1 एम्पियर कहाँ से, अच्छा यहाँ से 1 एम्पियर पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये 6 और ये 3 कौन से कॉम्बिनेशन में आ गए, ये 6 और 3, अब तुमको दिख रहा होगा 6 और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगेन 2 का पेयर बन रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब ये जो कैलकुलेशन है ये मन में होना चाहिए कि 6 3 का जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन होगा, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टर होगा, वो कितना होगा, तो 6 × 3 डिवाइडेड बाई 9। ये सब दिमाग, अब कॉपी में नहीं लिख देंगे कि सर वो 6 3 ऐसे रख रहे हैं, 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, फिर सिंप्लीफाई 18/9, फिर एक और स्टेप में लिख रहे हैं 2। सर आपने बोला था एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन हमने कितने में करा है, 3 में करा। तो ऐसे नहीं, ये दिमाग में करना है। अब ये 6 × 3 अब करोगे तो फिर नर्सरी में भेज देंगे, ये मन में करना है। यानी इस दोनों को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन दोनों को हटा करके एक 2 ओम का रेसिस्टर लगा दो। तो 2 ओम का रेसिस्टर जब लगाओगे तो ये 4 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 3 रहेगा, लेकिन इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारे पास,
2 ओम का रेसिस्टर आ जाएगा। तो ये 4, ये भी 4, ये 3 बचा। इन दोनों की जगह क्या बैठाएंगे? 2 बैठा दो, ठीक है। लिखते चलो, जो कर लिया है वो खुश रहेगा, जो नहीं करा है वो ऐसे प्रोसेस फॉलो करेगा, क्योंकि अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता नहीं है। इधर से आ गया तो 4 नंबर चाहिए, इधर से नहीं उठाओगे तो फिर ईएमआई का क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं। ऐसा नहीं कि ईएमआई टफ है, होगा, लेकिन वहां तक जाते जाते बच्चे सरेंडर मार देते हैं कि इतना करंट 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 पढ़ लिए। हो गया यहाँ तक? अब इसके आगे फिर से तुमको कुछ दिख रहा होगा, तीसरा रिडक्शन करोगे जिसमें 4 और 2 कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? मतलब इसके आगे का जो सर्किट रिडक्शन होगा उसमें क्या दिखेगा तुमको? बैटरी लगा हुआ, बैटरी के साथ एक 4, ये तो ऐसे ही रख दो। यहाँ पे एक 3 लगा हुआ है, इसको भी ऐसे ही रख दो। लेकिन इस 4 और 2 की जगह क्या लिख सकते हैं? सो यहाँ पे 6 रख दो। और अब वो 6 ओम इसके साथ कैसे कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यानी नेक्स्ट रिडक्शन जो होगा वो है तुम्हारा 4 इधर, और इन दोनों की जगह आप क्या लिखोगे? 2 ओम। इधर क्या आएगा तुम्हारा? 6 वोल्ट, ठीक है। अगर बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना रहता ना तो नहीं बोलते ये सब करने के लिए, तब ये सारी भी चीजें मन में कर लेते कि ऐसे ढक लो, उसी में बुक में ही ढकने का, जैसे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन जहाँ दिया है ना वहीं पे ढकना शुरू कर दो। ऐसे जो भी तुम्हारा क्वेश्चन जहाँ दिया हुआ है उसी को ढक के बोल दो कि 4 और 2 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 6 से। फिर 6 से और 3 को ढक लोगे तो फिर किससे रिप्लेस करोगे? 2 से। वो अपने आप घटते जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पे क्या पूछ दिया तुमसे कि जो लास्ट वाला लगा हुआ है कौन सा? 2 ओम, उसमें से करंट या उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे? अब इस सर्किट को किससे रिप्लेस कर सकते हो? 6 वोल्ट बैटरी के पास कौन लगा हुआ है? 6 ओम का एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और यही जो होगा तुम्हारा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सर्किट का जो आर इक्विवेलेंट है वो कितना है? 6 ओम के बराबर। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब इधर सर्किट से ही मिल गया, इट विल बी 6 ओम। यानी ऊपर लिख दे रहे हैं आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 ओम होगा। यहाँ तक कोई है जिसको नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में? देख रहे हैं सबकी तरफ, बता दो जल्दी से, इशारा है उसारा है, आ रहा है ना सबको? हाँ। और बैक बेंचर देखो मुंडी नीचे घुमा, कैसे देखे तुम्हारी तरफ? अच्छा तुम तो थे खा रहे हो, लंच नहीं मिला, पान पर खा रहे हो? हाँ, बीमल खा रहे हैं। अब करंट कितना आएगा यहाँ से? करंट अब यहाँ से कोई है कुछ जो नहीं निकाल पाए कि सर 6 ओम, ये तो बहुत बड़ा काम दे दिया आपने, 6 रेसिस्टर दे दिया, 6 वोल्ट की बैटरी दे दिया, हम कैसे निकालेंगे करंट? कितना होगा करंट? तो आई जो होगा इस आंसर के लिए कितना होगा? 1 एम्पियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मस्त चीज क्या, तुम हर एक ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, ये जो डायग्राम तुमने ब्रेक किया है ना, अब हर एक ब्रांच से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो तुम बता सकते हो। यहाँ से कितना फ्लो होगा? 1। 4 से कितना फ्लो हो रहा है? 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है यहाँ से, यानी 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेकिन जो 1 एम्पियर है ना, आगे का धोखा हो गया, उसको 2 रास्ता दिख गया। कौन कौन सा? अब इधर से भी जा सकता है और करंट इधर से भी जा सकता है, लेकिन करंट क्या है? आलसी आदमी है। करंट क्या है? हमेशा आराम से जाना चाहता है, जो भी उसको रास्ता मिलेगा आराम से दिखेगा उसमें जाने जा सकता है, वो ही फॉलो करेगा। देखो 1 एम्पियर है, वो डिवाइड होगा इधर और इधर, लेकिन जब डिवीजन होगा तो इधर क्या दिख रहा है उसको? इस रास्ते में खतरा है, तो उधर वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। क्योंकि तुमने देखा अभी जस्ट हमारे पास रिलेशन है कि I1 और I2 का जो रेशियो होगा इट विल बी R2/R1। 2 रेसिस्टर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं तो उसमें जो करंट का डिवीजन होगा कैसा होगा, इसके लिए बताए हुए हैं। तो यहाँ से क्या यूज करोगे? अगर इसको बोलते हैं, यह है तुम्हारा I1। I1 कितना होगा? 3/9 इंटू 1 होगा। इसके अक्रॉस
अच्छा हाँ, 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1, आ रही बात समझ में? 1 जो है ना वही डिवाइड हो रहा है, तो कितना होगा ये 3/9 या 1/3। तो इधर से कौन जाएगा? I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। ये नहीं पूछ रहा है, इसका नहीं सोचेंगे, तो इतना एम्पियर। अब 6 जो था ना वो किससे मिला था? देखो ये जो 6 है वो किन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया था? इधर से। इन दोनों को जब ऐड करे थे तो तुम्हें क्या मिला था? 6 मिला था, यानी यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा? 1/3। और यहाँ से करंट कितना फ्लो होगा? 1/3। आ रही बात समझ में? इस 4 ओम से कितना फ्लो हो रहा है? 1/3। और ये जो 1/3 है यहाँ से कितना फ्लो हो रहा है? 1/3। अब यहाँ से जा रहा है 4 ओम से, देख लो ये 4 ओम कहाँ बैठा हुआ है? इधर। और इस 4 ओम से कितना करंट जा रहा है? 1/3। अगेन 1/3 क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। 1/3 जो तुम्हारा है वो डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 लगा हुआ है और ये 6 है, ये 3 है, तो फिर से जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1:2 में होना चाहिए। और 1:2 में देखोगे तो कितना हो जाएगा? बोलो। अरे 3/9 इंटू अगेन 1/3। हाँ, तो इधर से जो फ्लो होगा वो होगा 1/9, इधर से फ्लो होगा 2/9। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? इसीलिए जो वो जो नोट था ना जिसमें बोले थे कि 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल, 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो इसके अक्रॉस करंट का डिवीजन कैसे होगा, वोल्टेज का डिवीजन कैसे होगा? देखो क्वेश्चन में बहुत सारे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन 2 का पेयर बन तो रहा है ना। और जब 2 का पेयर बनता है तो कौन से पार्ट से कितना करंट जाएगा, किस पार्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी 6 ओम से क्या जा रहा है? 6 ओम से 1/9 करंट जा रहा है, 6 से 1/9 एम्पियर करंट जा रहा है। और ये जो 6 ओम है ये किन दो रेसिस्टर से मिलकर बना था? 4 और 2 ओम, विच आर इन विच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी 4 से भी कितना जाएगा? 1/9 एम्पियर। और इस 2 से भी कितना जाएगा? 1/9 एम्पियर। अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहे कि व्हाट इज द करंट, तो आंसर कितना हो जाएगा? और अगर तुमसे क्वेश्चन में वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? 2/9। समझ में आ रहा है? बोलो, पल्ले पड़ रहा है किसी को? हाँ, करंट निकाल लो, फिर वोल्टेज तो किसी का क्रॉस निकाल लोगे। हाँ, खाली रेसिस्टेंस पूछते तो ये 3 मिनट इतना टाइम भी नहीं लगता। वो डायग्राम वगैरह हम कुछ नहीं बनाते, ऐसा ढक के ही कर देते, बोर्ड पे ही मीटा मीटा के कर देते हैं। हम 4 डायग्राम बनाने में नहीं जाते क्योंकि करंट से ज्यादा आलसी हम हैं। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट पूछता है या वोल्टेज पूछता है तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुमको। डायग्राम बना लो, डायग्राम बनाओगे तो सही रहेगा। और उसमें किस तरीके करंट का डिवीजन हो रहा है, 1/3, 1/9 इधर, 1/9 ये 6 जो मिल रहा है वो सीरीज में मिल रहा है 4 और 2 से, यानी 4 से भी 1/9 करंट और 2 से भी 1/9 करंट। और जैसे ही करंट पता चल गया उधर से क्या कैलकुलेट कर सकते हो? अगर वोल्टेज पूछ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप V = IR। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत कठिनाई हो तो बोल दो, अभी भी नहीं है ना? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। सब कोई लिख लिया? लिख लो जल्दी। ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? यस सर। हाँ सर। और अगर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये सब अगेन करने की जरूरत नहीं है, पहले ही वालों को देख करके डायरेक्टली बता सकते हो। ज्यादा अगर तुमने क्वेश्चन कर लिया तो फिर थोड़ा सा एक टेक्निक बता रहे हैं क्या करना है। जब ये सब डायग्राम, अब यही चीज है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीज तुम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखो बता रहे हैं क्या करना है, इसको उल्टा लेकर के चलते हैं। समझना क्या कर रहे हैं? मान लो इधर से जा रहा है कितना, ये जो करंट, ये जो ब्रांच है यहाँ से मान लेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है? I फ्लो हो रहा है। उल्टा ले रहे हैं, पहले हम इधर से कैलकुलेट कर रहे थे और ऐसे आगे की तरफ उसको डिवाइड करते जा रहे थे। अभी क्या मान रहे हैं?
कि ये जो ब्रांच है ना, यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ लगा था 4 और इधर लगा था 2, ऐसा कुछ था। अब देखो इसके चलते क्या आएगा, इसके चलते कितना आएगा 6, और इसके सामने कौन बैठा हुआ है, 3 बैठा हुआ है, तो अगर इधर से आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ से कितना फ्लो होगा। आ रही बात समझ में क्या कर रहे हैं, अगर ये है 6 और इस 6 के साथ एक पैरेलल में 3 लगा हुआ है, तो इधर से आई मान रहे हो तो इधर से कितना फ्लो हो रहा होगा, 2i। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। और 2i देखो, i 2i किधर से जा रही है, ये होगा 3i। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। सो अगर यहाँ से 3i फ्लो हो रहा है, अब ये जो पूरा सर्किट है ये कितने का, 6 का, ये 6 इसके साथ कितना का करेगा, पैरेलल करेगा, कितना हो जाएगा, पैरेलल होगा 2, इसमें रिप्लेस कर सकते हो। जब 2 रिप्लेस करोगे तो ये 4 और ये जो 2 है ये दोनों इसके साथ सीरीज में पैरेलल में हो जाएगा। तो जब पैरेलल में हो गया, यहाँ पे है 3 और ये तुम्हारा कितना है 6, अगेन यहाँ से कितना करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगा इसका दुगना यानी 6i, मतलब यहाँ से कितना करंट जा रहा होगा 9i। और इफ 9i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है। लेकिन अगेन इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं हाँ पहले ही से सीखा हूँ, वो करते हैं ढक ढक के करना होता है तब आता है, क्योंकि अगर कुछ चीज है जो तेज हो रहा है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि कोहली बचपन से ही क्या करता था, अब तो गड़बड़ हो गया, उसका कवर ड्राइव का भी एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं यार, कवर ड्राइव पे चौका लगा देता था, ऑफ में कितना भी प्लेयर रख लो, तो उस तरीके का प्रैक्टिस करो, चौका मारो, ठीक है, कवर ड्राइव छक्का भी मार लो, केएल राहुल बनो। हो गया, चलो और सवाल करते हैं, लिखना। फॉर द गिवन इनफाइनाइट, फॉर द गिवन इनफाइनाइट ladder of resistor, for the given infinite ladder of resistor, for the given infinite ladder of resistor, find current for the given infinite ladder of resistors, find current drawn by current drawn by this ladder, current drawn by this ladder by a 12-volt battery, by a 12-volt battery connected across AB, connected across AB as shown in figure. डॉट डॉट का क्या मतलब है, कि लैडर कहाँ खत्म हो रहा है वो तुम्हें पता ही नहीं है। ऐसे लैडर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब तो ये थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, पहले बहुत आते थे इस पे, क्योंकि अभी आजकल नहीं ये सबको आता है। यहाँ 12 वोल्ट बैटरी लगा हुआ है, थोड़ा तुम्हारे लिए आसान हो, इस सबको क्या कर दे रहे हो 1 ओम कर दे रहे हो, सारी के सारी जो है क्या है आइडेंटिकल है। इधर भी लगा हुआ, और ऐसा यही पूरा ऐसे क्या हुआ अरेंज करके रखा हुआ है, इनफाइनाइट लैडर है ये। तुमको पता करना है कि जो इनफाइनाइट लैडर है या जो इनफाइनाइटली लार्ज सर्किट है ये 12 वोल्ट बैटरी से कितना करंट खींच रहा होगा।
हो गया, डायग्राम ड्रॉ करो जल्दी से। कभी कभी यहाँ से आर इक्विवेलेंट भी पूछ देता है, कभी कभी ऐसे बैटरी लगा करके कितना करंट आएगा वो पूछ देगा। तो अगर करंट निकालना है तो भी तुमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, या फिर आर इक्विवेलेंट अगर डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो तो कैलकुलेट करना ही है। चलो समझते हैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है। देखो ये वही चीज है, मान लो ये ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस तुम क्या कर लो, अगर आर, अगर इस पूरे सर्किट को मैं इस तरीके से रिप्लेस कर दे, ये बैटरी लगा हुआ था, इस ए बी के अक्रॉस इसका अगर इक्विवेलेंट पता कर ले और यहाँ कनेक्ट कर दे तो करंट बता देगा। यही करना है ना, ए बी के अक्रॉस ये पूरा लैडर लगा हुआ है, ठीक है, इन्फिनिटी लार्ज। तो अगर उसका इक्विवेलेंट निकाल करके, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल करके या ऐड कर देंगे तो वही सेम करंट खींचेगा। डेफिनेशन इक्विवेलेंट का क्या होता है कि अगर पूरे कॉम्बिनेशन को एक रेसिस्टर से रिप्लेस करो तो क्या करेगा, इस गिवन बैटरी से उतना ही करंट खींचेगा जितना कॉम्बिनेशन खींच रहा था। डेफिनेशन था प्रॉपर। तो हमें करना क्या है, तुम्हारा पहला काम होगा कि यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालना। अब ये इनफाइनाइटली लार्ज है तो आर इक्विवेलेंट निकालने का एक तरीका होता है कि अगर इस सर्किट में से एक छोटा सा पोर्शन काट के हटा दोगे तो सर्किट को भी कोई फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वही चीज हो गया, समंदर से एक गिलास पानी निकाल दोगे तो समंदर कैसा दिखेगा, कुआं की तरह दिखेगा, समंदर ही दिखेगा ना। तो इसमें क्या करें कि बहुत ही इनफाइनाइटली लार्ज है, तो हम ऐसे दो पॉइंट से काटते हैं कि जहां से अगर काट के सर्किट को उस छोटे से पोर्शन को हटा दे तो फिर से पूरा सर्किट वैसा ही का वैसा ही दिखे। ठीक है, अब समझना, अगर मैं यहां से काट रहा हूं, इस पॉइंट से काट रहा हूं, तो जो बचा वाला पोर्शन है, जो बचा वाला पोर्शन है वो ऐसा ही दिखेगा। ये ए है और ये तुम्हारा क्या है, बी है। मैंने ये वाला पोर्शन काट के हटा दिया, ये वाला पोर्शन काट के अगर हटा दिया तो बचा वाला जो सर्किट दिख रहा होगा वो कैसा दिखेगा, जस्ट इसके आइडेंटिकल। सारी बात समझ में क्या करते हैं, तो इसमें दो पॉइंट ऐसे काटते हैं कि अगेन वहां से देखे ना, उस दो पॉइंट पे खड़ा होकर के चिंटू को वहां पे खड़ा कर दो, बोल दो कि अंकल, वो बोलेगा कोई अंकल हमें डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है, तो तुम्हारा काम बन गया। मतलब इस पूरे की जगह क्या से रिप्लेस कर सकते हो, इन सबको हटा करके, ये जो इनफाइनाइटली लार्ज वाला सीरीज है उसको हटा करके क्या पुट कर सकते हैं वहां पे, आर इक्विवेलेंट पुट कर सकते हो। मतलब अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, कहां से काटा हमने, ए डैश बी डैश से काट दिया। ए डैश बी डैश दो ऐसा पॉइंट है विच आर आइडेंटिकल टू ए एंड बी, क्योंकि ए और बी पे बैठ के देखोगे तो जो ऐसा सर्किट पहले दिख रहा था वैसा ही सेम टू सेम सर्किट कहां से दिखेगा, ए डैश और बी डैश से। तो इसको हटा देते हैं तो हमारे पास क्या दिखेगा, छोटा सा पोर्शन, ये जो हमने सर्किट से काट के बाहर करा था, और इसके सामने ए डैश और बी डैश के सामने हम क्या ऐड कर सकते हैं, उस पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट। आ रही बात समझ में, क्योंकि ऐसा है, ओशन प्लस ग्लास ऑफ वाटर क्या बराबर होगा, ओशन। तो वही चीज है इधर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ ग्लास कौन है, ये बचा वाला पोर्शन, ये आर इक्विवेलेंट है। तो आर इक्विवेलेंट जो होगा, दिस बराबर आर इक्विवेलेंट के बराबर होनी चाहिए। तो वही चीज कर रहे हैं। अब तुम्हें अब यहाँ से जो चीज है वो सिंपल हो जाएगी, ये वन, ये वन, ये वन के साथ ये आर इक्विवेलेंट कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस वन के साथ ये आर इक्विवेलेंट कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यानी जो तुम्हारा नेक्स्ट रिडक्शन होगा उसमें सर्किट कैसा दिखेगा, वन लगा हुआ है, इस वन के साथ ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। ए बी ऐसे लिख दो, बैटरी को बाद में लगा देना। तो इधर वन लगा हुआ है, लेकिन इसकी जगह अगर इन दोनों को रिप्लेस कर रहे हो तो क्या लिखोगे, आर इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई वन प्लस आर इक्विवेलेंट। और ये आर इक्विवेलेंट हर बार ना लिखना पड़े तो हम डायरेक्टली इसको आर भी लिख देते हैं। इक्यू थोड़ा लेके घूमना ना पड़े तो इसको सीधे क्या लिख सकते हो, आर ही लिख सकते हो, जो आर तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो ये वन है और ये तुम्हारा क्या है, वन है। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब देखो इन तीनों, ये जो तीनों है ये कौन से कॉम्बिनेशन में, अगर इन तीनों का ऐड करोगे तो वो भी कितने के बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा। क्यों, कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि भाई ओशियन प्लस ग्लास ऑफ वाटर इज इक्वल टू ओशन। तो आर इन तीनों का सीरीज में होना, अगर इन तीनों को ऐड करोगे
वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो कितने के बराबर होगा, आर के बराबर ही होगा। सो यहाँ से क्या लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस आर प्लस 1। अब इस इक्वेशन को तुमको सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन है, अननोन कितने हैं, एक अननोन, एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से तुम आर की वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हो, यही आर तुम्हें कैलकुलेट करना था। तो अब तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ से कैसा इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक, और इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते हो कि सर ऑप्शन देख के कुछ टिक टक करते हैं। सो आर जो होगा इट विल बी 2 प्लस आर 1 प्लस आर। अब इसके बाद कैलकुलेशन करो, फास्ट करो, फास्ट करने की कोशिश करो, कैसे करेंगे। समझ में आ रहा है सबको, कोई है जिसको नहीं समझ में आया? सबको आ गया ऑनलाइन वालों? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इसमें होता है क्या, काटना होता है, और ऐसी जगह से काटेंगे जो सर्किट दिखे वो कैसा दिखे, आइडेंटिकल दिखे। वन प्लस रूट थ्री, हाँ रेसिस्टेंस, हाँ दूसरा जो आ रहा है वो क्यों नहीं पॉसिबल है, नेगेटिव में। यहाँ से दो रूट आएगा ना, इसको सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आएगा आर का, दो वैल्यू आएगा, और एक वैल्यू नेगेटिव में आएगा। रेसिस्टेंस नेगेटिव में होता है वायर के लिए, नहीं हो सकता है तो नहीं लिखेंगे। तो यानी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी आर प्लस आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आर प्लस आर स्क्वायर बराबर होगा 2r प्लस 2 प्लस आर, ये होगा आर आर उड़ जाएगा, फिर बचेगा आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 0 के बराबर। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे बी वाले फॉर्मूला से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी होगा आर की वैल्यू, हाँ आर विल बी, क्या फॉर्मूला होता है, जैसे एक्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्वाड्रेटिक का ये कम से कम याद होना चाहिए। तो यहाँ पे b कितना है, b है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस माइनस रूट ओवर, स्क्वायर करोगे माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 माइनस प्लस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी 1 प्लस 12 होगा, ये 12 में से 4 को बाहर करोगे तो 2 हो जाएगा। सो 2 रूट 3, हाँ ऐसे कर दो पहले, बाई 2 माइनस अभी कर लेकर के चलो, फाइनली होगा ये 1 प्लस माइनस रूट 3 प्लस एक बार प्लस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, एक बार माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, लेकिन जब माइनस रखोगे तो 1 माइनस रूट 3 विल बी नेगेटिव, 1 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और चूंकि रेसिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर जो होगा तुम्हारा यहाँ पे इट विल बी 1 प्लस रूट 3। सो आर विल बी 1 प्लस रूट। और जैसे ही तुमने आर निकाल लिया, आई कैसे निकलेगा, सो भी बाई आर करोगे, भी कितना दिया हुआ 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3। अब ऐसा ऑप्शन कोई होगा नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने में क्या होता है, 1 माइनस रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें चेंज होगा, ए स्क्वायर माइनस, हाँ सो इट विल बी 12 1 माइनस रूट 1 माइनस 3, यही होगा। और फाइनली आई की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 6 इंटू रूट 3 माइनस 1। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? तो इसमें करंट पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में, या फिर तुमसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ सकता है इनफाइनाइट सीरीज का।
फीडबैक का असर है ना, इसलिए तो फीडबैक लिए थे, पता चलता है कि सामने वाला। अब ये फीडबैक 2 महीना पहले लेना चाहिए था हमको, तो फिर हम भी बायो सर के साथ सिलेबस खत्म करते हैं। मजा नहीं आता है ना। फिजिक्स के साथ बहुत दिक्कत है, जो थोड़े मतलब जिनका बेसिक कंप्लीट है उनको स्लो पढ़ाओ तो मजा नहीं आता है, जिनका बेसिक लुल है उनको तेज पढ़ाओ तो फिर वो फीडबैक में लिख देंगे कि सर अब 2 घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। एक और कर लो, लैडर का ही एक और सवाल करेंगे, लिखना फाइंड 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 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, find equivalent resistance of the given infinite ladder या infinite resistance ladder of the given infinite resistance ladder। given infinite resistance ladder, ये तुम लोग पता करोगे, कैलकुलेट करोगे कहाँ से काटना है, किस तरीके से क्या पुट करना है। ये 4 है, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 3 ओम, 3 ओम, ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। तो इस पूरे सीरीज को, इस पूरे लैडर को रिप्लेस करना है किससे, एक सिंगल लैडर से, और उस सॉरी एक सिंगल रेसिस्टेंस से, और उस रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमेशा इसमें ऐसा मेथड होता है कि एक बॉक्स को छोड़ करके आगे वाले को काट के हटा देते हैं। जो पहले वाला बॉक्स है ना, इसको क्या कर रहे हो, छोड़ दो, क्योंकि यहाँ से काट के देखोगे तो आइडेंटिकल दिखेगा, तो एक बॉक्स को छोड़ के काटना होता है। सर 6 ओम। तुम्हारा देखते हैं, एक का आंसर आया 6, बाकी लोग भी देखते क्या 6 नहीं आ रहा है, 6 और 2 दोनों आ रहा है। सभी क्वेश्चन में हमेशा एक माइनस में आएगा ही, नहीं तो फिर 2 ऑप्शन पॉसिबल हो जाए। हाँ, तो करना क्या है कि ये जो वाला पार्ट है इसको क्या कर देंगे, अब मैं मिटा दे रहा हूँ, वैसा नहीं कि तुम कॉपी में काट देना, मिटाना नहीं है इसको। मतलब दूसरा जो डायग्राम बनाओगे इसके जगह क्या कनेक्ट कर देंगे, एक आर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो दोनों, ये 3 और ये आर किस कौन सा कॉम्बिनेशन में आ गया, यानी ये 4 और इसको एक से रिप्लेस कर सकते हो, जिसके लिए जो वैल्यू है कितना होगा, 3r डिवाइडेड बाई r प्लस 3। और ये किसके क्रॉस में कनेक्टेड है, ए और डी के क्रॉस कनेक्टेड है, और कौन सा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है। यानी अगेन आर कैन बी रिटन एज, आर को क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं 4 प्लस 3r डिवाइडेड बाई r प्लस 3। अगेन अब तुमको देख ही रहा होगा कि इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो, सो इट विल बी r स्क्वायर प्लस 3r बराबर होगा 4r, हाँ एक बार स्किप कर दे रहे हैं, 4r प्लस 12 प्लस 3r, 3r फिर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास दिखेगा r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 12 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो बहुत लोग जिन जो मैथ पढ़े होते हैं ना, वो इधर से कर देते हैं, सीधे ऑप्शन देख करके टिक कर देंगे, पुट कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर किसके पास जाओगे, r इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें b पुट करो, b कितना हो जाएगा 4 माइनस माइनस हो जाएगा रूट ओवर 16 माइनस, और माइनस यहाँ पर भी है तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो 4 इंटू 12 48 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना होगा 64। सो ऐसा रूट दे दिया कि वो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ से दिखेगा तुमको कितना 8। अब तुमको दिख रहा होगा 4 प्लस 8 करोगे तो पॉजिटिव, 4 माइनस 8 करोगे तो नेगेटिव। सो फाइनली आंसर जो होगा आर, वो मैं लिख दे रहा हूँ 2 प्लस 4 यानी 6 ओम का जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा 6 ओम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब भी जो क्वेश्चन है ना वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें से तुमको ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ ब्रांच दिखेगा जिसमें लगे हुए कैपेसिटर्स या तो सीरीज में होंगे या फिर पैरेलल में रिजॉल्व हो जाएंगे, या तो सीरीज में रिजॉल्व हो जाएगा या फिर पैरेलल में रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो सीरीज में रिजॉल्व कर रहे हो ना तो पैरेलल में रिजॉल्व कर पा रहे हो, फिर क्या करना होता है? फिर उस टाइप को सॉल्व करने के लिए, उस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें दो मेथड यूज करना पड़ता है। या तो उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमेट्री होगा, ठीक है, और उस सिमेट्री के हेल्प से सर्किट को मॉडिफाई करोगे तो अगेन वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट है, लेकिन जब वही व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है तो उसमें से एक रेसिस्टर गायब हो जाता है, और जैसे ही एक रेसिस्टर गायब होगा पूरा का पूरा सर्किट किसमें ब्रेक हो जाता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो जहां पे ना तुम पैरेलल पकड़ पा रहे हो ना ही सीरीज पकड़ पा रहे हो, कोई भी ऐसा ब्रांच तुमको नहीं दिख रहा, फिर उसको सॉल्व करने के लिए यूज करना होता है किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स ने दो लॉ दिया था, एक को बोलते हैं जंक्शन लॉ और दूसरे को क्या बोलते हैं लूप, अरे करंट लॉ ही जंक्शन लॉ तो है। तो लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, टाइम बचाना थोड़ा सा, हाँ बस लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल ही करेंगे। किरचॉफ्स लॉ का यूज क्या होता है, यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स सर्किट्स। जब भी हमारे पास ऐसा सर्किट है जो कि ना सीरीज में है, जो कि ना पैरेलल में, अगर उसमें पूछ दिया कि बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ गिवन डिवाइस या फिर व्हाट इज द करंट थ्रू अ गिवन डिवाइस, तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ। और हमारे पास दो लॉ है किरचॉफ्स के। तो फर्स्ट वन इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको जंक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं। लिखना इसमें, लिखना हो गया ना, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, net incoming current, net incoming current at a junction, according to this law, net incoming current at a junction is equal to net outgoing current, is equal to net outgoing current from the junction, from the junction। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, मतलब ये जंक्शन लॉ को बताने का तरीका है, स्टेटमेंट है। इसको एक दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, लेकिन उसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। तो लिखना और algebraic sum of algebraic sum of algebraic sum of algebraic sum of current at a given junction, algebraic sum of current
at a given junction is equal to 0 ठीक है। लेकिन जब इससे सॉल्व कर रहे होंगे ना, जब इस तरीके को यूज करेंगे, इस डेफिनेशन को हम यूज कर रहे होंगे, तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन यूज करना होता है। साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि इनकमिंग करंट जो होगा वो क्या करेंगे, पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव। इसके पहले वाला डेफिनेशन का जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके पहले वाले डेफिनेशन जो दिया है उसमें कभी भी तुमको साइन का जरूरत नहीं पड़ेगा। साइन का कब जरूरत पड़ता है, जब तुम कभी भी अलजेब्राइक सम करते हो। अलजेब्राइक सम में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का ध्यान देना होता है। तो इसमें ब्रैकेट में नीचे लिख दो, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, यानी इसी डेफिनेशन के लिए और के बाद जो डेफिनेशन है, इनकमिंग करंट इज टेकन एज पॉजिटिव and outgoing current is taken as negative. Incoming current is taken as positive and outgoing current is taken as negative. और अगर ये चीज ध्यान में रखोगे तो ऊपर वाला और जो नीचे वाला डेफिनेशन है ये अब क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे एक वायर, दूसरा वायर, तीसरा वायर, चौथा, पांचवा, ऐसा कुछ है। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इनकमिंग करंट अगर देखोगे, मतलब जो करंट इस जंक्शन पे आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन सा करंट है, इनकमिंग करंट देखोगे, इनकमिंग करंट में क्या क्या है, I1 जंक्शन की तरफ है, I2 जंक्शन के तरफ है, और I3 और I5। एक को पलट दो, किसी को पलट दो, इसको बाहर कर दो, ठीक है। सो इनकमिंग करंट में I1 प्लस I2 प्लस I5, ये तीनों करंट क्या है, इनकमिंग है। और जब इस तरीके से लिखते हैं ना इनकमिंग आउटगोइंग करके, तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अब आउटगोइंग करंट लिखोगे, आउटगोइंग करंट कितना होगा, आउटगोइंग करंट में कौन कौन सा, I4 और I3। सो I3 प्लस I4। अब किरचॉफ ने क्या बोला, पहला स्टेटमेंट, इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू व्हाट, आउटगोइंग करंट। सो यहाँ पे क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस, सॉरी प्लस वाला नहीं, यहाँ पे I5, सॉरी यहाँ I5, I3 प्लस I4 के बराबर होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ये है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट लिखवाए हुए। यही सेम रिलेशन दूसरे वाले स्टेटमेंट से ही आएगा। बट हाँ, साइन कन्वेंशन यूज कराना पड़ेगा। और दूसरा वाला क्या बोलता है कि जो समीशन ऑफ करंट है एट ए जंक्शन कितना होना चाहिए, 0। समीशन ऑफ करंट एट ए जंक्शन 0 होना चाहिए, लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग को क्या रखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन के साथ रखना पड़ेगा। तो उधर इनकमिंग है I1 प्लस I2 प्लस I3, जब पुट करेंगे तो क्या रखेंगे, माइनस I3 रखेंगे, प्लस माइनस I4 प्लस I5, ये कितने के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। अब देख लो, ये जो करंट है अगर इन दोनों को उस साइड ले जाओगे तो इसके बराबर आ जाएगा। यानी दोनों से जो तुम्हारा इक्वेशन आएगा, तुम नंबर 1 स्टेटमेंट यूज करो या फिर नंबर 2 स्टेटमेंट यूज करो, जो इक्वेशन आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो सेम टू सेम रहेगा। क्योंकि इधर भी I1 प्लस I2 प्लस I5, इन दोनों को इस साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं I3 प्लस I4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों सेम टू सेम एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। बस दूसरे वाले में थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ध्यान देना होता है। और इसके नीचे नोट में लिख देना, नोट में लिखना, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किस पे बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। किसी जंक्शन पे
5 मिनट में जितना चार्ज आ रहा है 5 मिनट में वहां से उतना ही चार्ज जाना भी चाहिए, या फिर 5 मिनट जितना करंट आ रहा है उतना करंट क्या होना चाहिए, जाना भी चाहिए, क्योंकि इस पे चार्ज इकट्ठा हो नहीं सकता। ऐसा नहीं ना करंट आकर के इकट्ठा हो जा रहा है, नहीं इकट्ठा होगा, जो आएगा वो जाएगा। तो ये किसके बेसिस पे है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बेसिस पे पूछ देता है कभी कभी कि फर्स्ट किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन, या फिर जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट, क्या लिखोगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग लिख लो नेक्स्ट वाले के लिए, एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। सेकंड लॉ और लूप लॉ, या इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और ऊपर वाले को करंट लॉ बोलते हैं। तो सेकंड लॉ या फिर लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ या फिर वोल्टेज लॉ, ये सारी की सारी चीजें क्या सेम है, ठीक है। अब देखो ये जो लॉ है ना ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ सवाल जो होता है ये बहुत ही सिंपल कर देता है, लेकिन ज्यादा जो यूज होता है ना वो कौन होता है, वोल्टेज लॉ ज्यादा यूज होता है, वो फ्रीक्वेंटली ज्यादा यूज होता है। लेकिन ये जिस सवाल में यूज हो गया उस सवाल को ये बहुत आसानी से करता है, ठीक है। जैसे अगर तुमने देखा होगा एक सवाल मैंने करवाया था उधर इसमें कैपेसिटेंस में, जो हमने करा था किसके बेसिस पे, फर्स्ट लॉ को यूज करके है। चार्ज का एक पॉइंट पे जा रहा था Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना लिया था, 0 लिया था, वहां से सॉल्व करता किरचॉफ। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। क्या, हाँ पोलराइजेशन के बाद बंद कर देंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे ना, इंस्ट्रूमेंट के लिए थोड़ा सा उसका बेसिक चाहिए, लेंस का बेसिक चाहिए। लेंस तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर बंद कर देंगे, कुछ भी लेंस का पता नहीं होगा। ऐसे एकदम ऐसा नहीं है कुछ हाई फाई यूज होगा लेंस का, कॉमन जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बस वो कर देंगे, नहीं करना होगा। संडे का एक क्लास तो सैटरडे वाला एक क्लास तो करना होगा ना,